हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, फिजिक्स की क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था मात्रक एवं पद्धतियाँ, वो वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था और उस क्लास के एंड में हमने उस टॉपिक के एंड में गति वाला टॉपिक भी हमने स्टार्ट कर लिया था, गति के नियम वाला। ठीक है, तो गति के नियम में हमने गति का पहला नियम हमने हमारी पिछली क्लास में ही देख लिया था। और जैसे कि हमने गति के नियम को देखा, तो भाई गति के नियम में क्या क्या देखा कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उस अवस्था में ही बनी रहना चाहती है, अपनी अवस्था परिवर्तन का वो क्या करती है, विरोध करती है। जैसे अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही बनी रहना चाहेगी, है ना। और अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी, यानी वो हमेशा अपनी परिस्थिति का परिवर्तन का विरोध करती है। और विरोध का ये गुण उसके अंदर किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है, इनर्शिया के कारण होता है। तो हमने जड़त्व के प्रकार भी देखे थे भाई, स्थिर अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो हमने पिछली क्लास में पहला नियम कंप्लीट कर लिया था। चलिए, तो टॉपिक हमारा है गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ, ठीक है। चलिए, अब ये लॉ ऑफ मोशन जो है इसमें आज हम पढ़ेंगे गति का दूसरा नियम। ठीक है, गति का दूसरा नियम यानी कि लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो गति का दूसरा नियम क्या कहता है भाई? गति का दूसरा नियम अगर मैं बात करूं, एक तरीके से बल को गणितीय रूप में परिभाषित करता है गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है बल को गणितीय रूप में प्रदर्शित करता है। गति का दूसरा नियम बल का गणितीय रूप गति के दूसरे नियम से ही परिभाषित किया जाता है। अब ये दूसरा नियम एक्चुअल में है क्या कि भाई, जैसे अपन बोल रहे हैं कि बल को गणितीय रूप में परिभाषित करता है, तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि बल होता क्या है भाई। जैसे अगर मैं बल का फॉर्मूला लिखूँ कि बल बराबर होता है, बल की अगर हम देखें तो बल होता है एफ बराबर एम इंटू ए, है ना। यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं ना। तो बल का ये जो गणितीय रूप निकल के आया F इजिकल टू एम इंटू ए, ये कैसे निकल के आया और गति के दूसरे नियम से हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन पहले हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल, ठीक है, और उस एग्जाम्पल से जो है हम इस सेकंड लॉ को समझेंगे और साथ में बल का गणितीय रूप भी निकालेंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए, ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट मतलब मैच देखा है आपने कि मैच में जब बॉल पे छक्का या चौका लगाया जाता है या मेल पे जब किक किया जाता है, तो बॉल को जो कैच करने वाला होता है वो खिलाड़ी क्या करता है, उस बॉल को कैच करते समय जो है धीरे धीरे हाथों को पीछे की ओर लेके जाता है। वो ऐसा क्यों करता है? और एक चीज़ कि जैसे अगर आपको चॉइस मिले कि आप किसी सतह से कूदना चाहते हैं ना, तो आपके साइड एक तरफ तो लगी हुई मिट्टी लगी हुई और एक बिल्कुल फ्रेश पे प्लेन फ्लश है, ठीक है। तो आप किस पे कूदेंगे? आप कूदेंगे किस पे जाके? मिट्टी पे, ताकि आपको क्या लगे, चोट कम लगे। अगर आप डायरेक्ट फर्श पे कूदे तो आपको चोट लगने की संभावना ज़्यादा है। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या चीज़ है कि भाई इसमें कैसे ये कैसे समझ में आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कि जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी व्यक्ति धीरे धीरे हाथ को पीछे लेके जाता है ताकि उसको बॉल से आने वाला जो बॉल जितनी तेज रफ्तार से आ रही है, ताकि उस बॉल की तेज रफ्तार से उसके हाथों पे झटका नहीं लगे, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, हाथों को पीछे करता है। हाथों को पीछे करके हम कह सकते हैं कि बॉल जिस वेग से आ रही है उस वेग से आने पर अगर वो सीधे बॉल को कैच करता है तो उसको धक्का लग सकता है, लेकिन वो जैसे जैसे हाथ को पीछे ले जाता है यानी बॉल को कैच करने में वो क्या कर रहा है, समय लगा रहा है। तो वेग जिस वेग से आ रही है और समय ज़्यादा लगा रहा है, तो उससे क्या होता है कि उस बॉल से लगने वाला जो बल है ना, वो बल होता है कम और उससे उस खिलाड़ी व्यक्ति को चोट नहीं लगती है। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा कि जब आप मिट्टी वाले फर्श पे मतलब मिट्टी में कूदोगे तो आप मतलब जिस वेग से आ रहे हो और मिट्टी में आपके धीरे धीरे पैर क्या होते हैं, धंस जाते हैं। तो पैर जब तक धंसते हैं तो उस समय क्या लगता है, समय ज़्यादा लगता है, तो आपको उस बल से लगने वाली चोट भी क्या होती है, कम होती है।
ऐसे ही अगर आप डायरेक्ट फर्श पे गिरते हो तो फर्श पे तो आपके पैर धंसेंगे नहीं, तो फर्श पे आपके जो आप जिस वेग से नीचे कूद रहे थे वो वेग मतलब नीचे आपका कोई समय लेने का कोई ऐसी चीज़ नहीं पड़ी थी। जिस वेग से आप कूदे थे उस वेग से उतना ही ज़्यादा बल लगेगा और आपको चोट भी उतनी ही लगेगी। क्लियर हो गई ये बात? तो यहाँ पर कि मेनली अगर मैं बात करूँ तो गति का दूसरा नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनना। गति के दूसरे नियम से हम जो है मतलब एक्चुअल में गति का दूसरा नियम होता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। ये गति का दूसरा नियम है। तो पहली चीज़ तो कि गति के दूसरे नियम की हम परिभाषा लिखें और उसी के अनुसार जो है यहाँ से हम बल का गणितीय रूप भी निकाल लेंगे। तो गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि वस्तु के, क्या लिखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार वस्तु के संवेग में, इस नियम के अनुसार वस्तु के संवेग में वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर आरोपित बल के, आरोपित बल के बराबर होती है। आरोपित बल के, आरोपित बल के बराबर होती है। आरोपित बल के बराबर होती है, ठीक है। अब जैसे कि जो अपन ने परिभाषा लिखी है उसी के अनुसार जो है अपन इसको लिखते हैं एक फॉर्मूले के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे कि भाई ये जो आरोपित बल है F यानी फोर्स है ना, ये आरोपित बल किसके बराबर, वस्तु के संवेग में, संवेग को हम किससे दर्शाते हैं भाई, P से दर्शाते हैं भाई। संवेग यानी क्या, मोमेंटम। और संवेग क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मात्रक में पद्धतियों वाले टॉपिक में, कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जब त्वरण से गुणनफल होता है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जब उसके वेग से गुणनफल होता है तो वो क्या होता है, उसका संवेग होता है, ठीक है, मोमेंटम होता है और उसको हम p से दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर परिभाषा के अनुसार क्या है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन किसकी दर, परिवर्तन की दर क्या भाई, समय के साथ ही होगी, तो p/t। अब इनके आगे जैसे मैं ये d लिखूं तो d का मतलब यहाँ पर है कि ये राशियां जो है परिवर्तित की जाने वाली राशि है ना, यानी संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो ये डी यहाँ पे कि भाई ये राशि परिवर्तित हो रही है किसके उसमें, किस समय के साथ में, ठीक है। तो ये समय भी क्या हो रहा है, समय भी परिवर्तन में हो रहा है, ठीक है। तो जो राशि परिवर्तित की जा सकती है उसके मैंने यहाँ पे आगे क्या लिखा है, डी लिखा है, ये डी वहां से आया। तो संवेग में, अब ध्यान से देखो परिभाषा से समझो कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। तो देखो एग्जाम्पल, जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि क्रिकेट का खिलाड़ी जब बॉल कैच करता है तो हाथों को, मतलब हाथों को क्या करता है, बॉल की गति की दिशा में पीछे लेके जाता है, जिस दिशा से बॉल आ रही है उसी दिशा में अपने हाथों को पीछे लेके जाता है, ताकि हाथों को जब पीछे लेके जा रहा है यानी समय ज़्यादा लग रहा है। अब जब समय ज़्यादा होगा, समय ज़्यादा लिया गया है तो इसका मतलब बल का मान उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर समय कम लिया गया है तो बल का मान उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी अगर वो हाथों को पीछे लेके नहीं जाए और डायरेक्ट बॉल को कैच कर ले तो जब उसने समय नहीं लिया तो जिस वेग से बॉल आ रही थी तो वेग के बराबर ही क्या है, यहाँ पर बल का मान है। जितने वेग से आ रही थी उतने ही मान का क्या लगेगा, बल लगेगा। और उस समय उसके हाथों पे क्या लग सकता है, झटका लग सकता है ना। तो उस झटके से बचने के लिए, उस बल के प्रभाव से बचने के लिए उस खिलाड़ी ने क्या करा, हाथ को धीरे धीरे पीछे खींचा। हाथ को जब धीरे धीरे पीछे कर रहा था इसका मतलब वो समय ले रहा था और धीरे धीरे इस आने वाली वस्तु का वेग क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो जितना वेग कम होगा उतना ही बल भी क्या लगेगा, कम लगेगा, और उस बल से लगने वाली चोट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज़ है, ये किसके नियम के अनुसार है भाई, गति के दूसरे नियम के अनुसार। चलो अब देखो कि ये जो मैंने यहाँ लिखा F = P/T, यानी कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो उसके बल के बराबर होती है, ठीक है। तो इसको इस रूप से भी लिख सकते हैं हम कि F = भाई P यानी संवेग, और संवेग क्या होता है ना। अगर मैं इस D को यहीं रहने दूं और इस P का मान में रखूं, P का मान क्या है भाई, संवेग का मान, कि भाई किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग के गुणनफल हो तो वो उसका क्या कहलाएगा, संवेग कहलाएगा। तो इस P का मान हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ,
भाई डी तो जो परिवर्तनशील राशि इसको बाहर रखेंगे, पी का मान अपन ने क्या लिखा, एम इंटू वी, क्या लिखा, एम इंटू वी, ठीक है, और अपॉन डी इंटू टी। चलिए इसको आगे समझते हैं कि F इज इक्वल टू डी एम इंटू वी डिवाइडेड बाय टी अपॉन मतलब टी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि कोई वस्तु है, क्या उस वस्तु का द्रव्यमान चेंज होगा? मान लो वो बॉल जितने द्रव्यमान की थी, जितने किलोग्राम की थी, जितना जितना उसका वजन था, क्या जब वो क्रिकेटर उसको मतलब जो खिलाड़ी था वो जब उसको बॉल को खींचने के लिए, बॉल को कैच करने के लिए जैसे जैसे हाथों को पीछे लेके जा रहा था, तो आने वाली बॉल का द्रव्यमान थोड़ी चेंज हो रहा था, द्रव्यमान तो वो का वही रहना है, बस उसके वेग में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ उसके वेग में चेंज। और मैंने आपको कहा कि ये डी का मतलब यहाँ पे क्या है, जो राशि परिवर्तित हो सकती है, जिस राशि के मान में परिवर्तन हो सकता है, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो यहाँ पर इस m को हम क्या ले लेंगे, इस m को रखेंगे बाहर, और चेंज होने वाली राशि यहाँ पे कौन है भाई, वेग है, तो ये डी वी लिखेंगे, और बटेवे की राशि भाई समय भी चेंज हो रहा है, ये डी टी। क्लियर हो गई बात? चलिए अब मैं बात करूं तो एक्चुअल में भाई m का फॉर्मूला ये जो है वेग अपॉन समय है ना, वेग बटेवे समय, ये किसका मात्रक है? अगर बात करें त्वरण यानी एक्सक्लेरेशन की बात करूं, त्वरण की बात करूं, तो त्वरण का क्या होता है फॉर्मूला? वेग बटेवे समय। क्या होता है? वेग बटे समय, ठीक है। तो किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर उसके त्वरण के बराबर होती है, या उसका त्वरण होती है ना। किसी भी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन वो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो यहाँ पर ये डी वी अपॉन डी टी, ये तो क्या हो गया भाई? त्वरण हो गया। तो अगर इसको हम लिखें क्या मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, m इंटू ए, ठीक है। और यही हमारे क्या है, ये हमारा है बल का क्या है, ये हमारा बल का गणितीय रूप है कि बल बराबर क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके त्वरण का गुणनफल वस्तु पे लगाया जाने वाला बल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बल का क्या आ गया? गणितीय रूप। तो इस तरीके से भाई अपन ने इस दूसरे नियम से बल का गणितीय रूप भी निकाल लिया। चलो एक एग्जांपल तो आपने ये देख लिया कि भाई खिलाड़ी जो है बॉल को कैच करते समय हाथों को पीछे लेके जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा समय लेगा बल उतना ही क्या होगा, मतलब वस्तु का वेग उतना ही क्या होगा? कम होगा। संवेग कम होगा तो उस पर लगने वाला आरोपित बल भी क्या होगा? कम होगा, और उस बल के प्रहार से जो चोट लगनी थी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसे ही देखो, जब बॉक्सिंग करने वाले खिलाड़ी होते हैं तो बॉक्सिंग करने वाला खिलाड़ी क्या करता है, जब किसी को पंच करने वाला होता है तो दूसरा खिलाड़ी क्या करता है? पीछे की ओर जाता है। पंच इस तरफ से आ रहा है तो दूसरा खिलाड़ी पीछे की ओर जा रहा है। वो पीछे जा रहा है, इसका मतलब जिस संवेग से वो सामने वाला उसको पंच कर रहा है, उसको वो समय के साथ क्या कर रहा है? कम कर रहा है। उससे लगने वाले बल को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो बॉक्सिंग में भी दूसरे खिलाड़ी के पंच से बचने हेतु अपने शरीर को उसी दिशा में पीछे की ओर लेके जाना, ये भी उदाहरण है किसका? इसके गति के दूसरे नियम का। इसके अलावा मैं बात करूं कि सड़क की तुलना में अगर आप मिट्टी में गिरते हैं तो आपको कम चोट लगेगी, क्योंकि आप मिट्टी में गिरते हो तो आपका शरीर मिट्टी के अंदर धंसता है, और धंसते समय जो है संवेग कम हो जाता है, तो बल भी उतना कम लगता है और चोट भी उतनी ही कम लगेगी। तो ये है भाई आपका किसका? गति का दूसरा नियम, के द्वारा हम बल का गणितीय रूप भी परिभाषित करते हैं। और अब अगर यहाँ से हम वीमा निकालें तो देखो वीमा बहुत इजी है, मात्रक और वीमा निकालना मैंने आपको पहले ही टॉपिक में सिखा दिया। चलो यहाँ अगर हम बल का मात्रक निकालें तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बल का मात्रक क्या होगा भाई? द्रव्यमान, है ना। द्रव्यमान किसमें? ये किलोग्राम में। भाई स्टैंडर्ड ऐसा ही में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे त्वरण का मात्रक क्या होगा? त्वरण का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होगा भाई? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर इस सेकंड स्क्वायर को आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या इसमें चला जाएगा भाई? माइनस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तो लिख लेते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस। इस तरीके से भी अपन जो है लिख सकते हैं, इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। चलो तो ये मात्रक निकाल लिया। अब इस मात्रक के अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हो भाई? वीमा निकाल सकते हो। तो वीमा निकालने के लिए मैंने आपको कहा कि 3 राशि आपको चेक करनी है। क्या? मीटर यानी
किसी वस्तु का मास है, मास देखो यहाँ पे क्या है, मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना है भाई, किलोग्राम है, किलोग्राम है, लेकिन एक ही किलोग्राम में है, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगी, घात क्या आ जाएगी, m की पावर 1 आ जाएगी। लेंथ की बात करें, लेंथ में भी कुछ नहीं है, लेंथ की पावर भी क्या है, यहाँ पे 1 है। और आगे बात करूँ समय की पावर, तो समय की पावर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगी, -2। तो इस तरीके से हमने बल की विमा भी निकाल सकते हैं। बल का फॉर्मूला यानी इसका गणितीय रूप परिभाषित कर दिया, इसका हमने मात्रक निकाल दिया और इसकी हमने विमा भी निकाल ली। तो ये गणित का मतलब गति का दूसरा नियम। ठीक है, चलिए तो आगे अब लिखते हैं इसको। ये तो अपन ने सिर्फ अभी इसका गणितीय रूप दिखा है। अब लिखिए कि इस नियम के अनुसार नियम के अनुसार बल का बल या फोर्स का गणितीय रूप गणितीय परिभाषित गणितीय रूप परिभाषित किया जा सकता है। गणितीय रूप परिभाषित किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब इनके एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें। देखो कि गणित के आपको एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है कि ये गति का कौन सा नियम है ना, गति का कौन सा नियम है, दूसरा नियम है, पहला नियम है, किस नियम का ये उदाहरण है। तो एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे कि क्रिकेट में क्रिकेट में क्रिकेट में बॉल को कैच करते समय क्रिकेट में बॉल कैच करते समय कैच करते खिलाड़ी का खिलाड़ी का बॉल की ही दिशा में बॉल दिशा में हाथों को हाथों को पीछे की ओर हाथों को पीछे की ओर ना हाथों को पीछे की ओर ना। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल अपन देखें। दूसरा एग्जाम्पल कि जैसे मैंने आपको कहा कि बॉक्सिंग में है ना, बॉक्सिंग में बॉक्सिंग में दूसरे खिलाड़ी का बॉक्सिंग में दूसरे खिलाड़ी बॉक्सिंग में दूसरे खिलाड़ी के पंच से पंच से बचने हेतु है ना, दूसरे खिलाड़ी के पंच से बचने हेतु अपने शरीर को पीछे की ओर उसी दिशा में पीछे की ओर ले जाना, अपने शरीर को उसी दिशा में पीछे की ओर ले जाना। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सड़क की तुलना में बालू मिट्टी में गिरने पर कम चोट लगती है। ये एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो ना। सड़क पर सड़क की तुलना में सड़क की तुलना में बालू मिट्टी बालू कम चोट लगती। ये गति का दूसरा। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम गति के तीसरे नियम। गति के तीसरे नियम क्या है, गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी एक क्रिया प्रत्येक क्रिया के पीछे कोई ना कोई क्रिया होती। ठीक है, जैसे आप चलते हो फर्श पे ना, तो फर्श पे आप क्या करते हो, जैसे ही एक पैर आगे की ओर लगते हो तो पीछे वाले पैर को आप इस तरीके से उठाते हो। जब वो पीछे वाला पैर उठता है यानी आप क्रिया कर रहे हो पीछे वाले पैर को उठाने की,
उस पीछे वाले पैर के उठाने से ही आपको पीछे की ओर से एक और बल लगता है, जिसके कारण आपका जो कदम है वो आगे की ओर बढ़ता है। तो आप क्रिया करते हो, उसके पीछे एक प्रतिक्रिया होती है। ऐसे ही जब जल में आप तैर रहे हो, पानी में जब आप तैर रहे हो, तो अपने दोनों हाथों से आप क्या करते हो, पानी को पीछे की ओर धकेलते हो। तो आपने क्रिया करी कि पानी को पीछे की ओर धकेला, है ना? और पीछे से एक प्रतिक्रिया आपके शरीर, और आपका शरीर क्या हुआ, आगे की ओर चला गया ना। तो प्रत्येक क्रिया के पीछे जो है प्रतिक्रिया होती है। जब बंदूक से एक गोली दागी जाती है, तो है ना, बंदूक से जब बुलेट को दागते हैं, तो आप जिस देखते हो कि जैसे ही बंदूक चलाता है, तो बंदूक चलाने वाले व्यक्ति का जो है कंधा पीछे की ओर झटका खाता है, क्योंकि उसने बंदूक की गोली को कहाँ भेजा, आगे की ओर, और उसके प्रति एक पीछे प्रतिक्रिया हुई, और झटका कहाँ लगा, उसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। यानी प्रत्येक क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया होती है। क्रिया जिस दिशा में है, उसकी विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। क्रिया आप आगे की ओर कर रहे हो, तो क्रिया पीछे, हाथों से आपने पानी पीछे की ओर भेजा, और प्रतिक्रिया आपकी आगे की ओर हुई, और आपका शरीर क्या हुआ, आगे की ओर गया। तो गति का तीसरा नियम कि प्रतिक्रिया का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, वो संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। जैसे रॉकेट, आप रॉकेट लॉन्च के समय देखते हो कि जैसे रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता है, रॉकेट के नीचे से गैसें निकलती है, गैसें किस तरफ निकल रही है, नीचे की ओर, जमीन की तरफ की ओर। तो इसकी विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और रॉकेट कहाँ उड़ान भरता है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो नेक्स्ट, गति का तीसरा नियम, भाई इसको तो बहुत ईजी है, ये तो एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझ में आ रहा है अपने को, बहुत ईजी है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल देख के ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये गति का कौन सा नियम है। नेक्स्ट है गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम का नियम से हम कहेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ चले आगे। देखो, जिसका के लिए पहले हम लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की विपरीत दिशा में समान परिमाण की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। ये नियम है अपना कौन सा भाई, तीसरा नियम, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए गति के तीसरे नियम में कि इस नियम के अनुसार अनुसार पर प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान परिमाण की, मतलब जितनी परिमाण की आपने क्रिया की है, उसी उतनी ही परिमाण की, मतलब बराबर है ना, बराबर बराबर परिमाण की आपके पीछे विपरीत में क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में समान समान परिमाण, यानी समान मैग्नीट्यूड, समान परिमाण की समान परिमाण की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया होती है, समान परिमाण की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, ठीक है? अब जैसे इसके एग्जाम्पल देखें, तो पहली चीज तो कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और ये जो नियम है, ये संवेग संरक्षण पर आधारित है। संवेग संरक्षण पर कैसे आधारित है, वो अभी अपन एक न्यूमेरिकल से समझेंगे, ठीक है। तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ए, ए, क्रिया प्रतिक्रिया या या का नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का कहते हैं। ये नियम ये नियम संवेग संरक्षण पर आधारित है, या ये नियम संवेग संरक्षण पर
आधारित है। क्या है संवेग संरक्षण का नियम, वो भी अपन बाद में देखेंगे। संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि भाई संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित कौन सा नियम है, तो गति का तीसरा नियम संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। गति के किस नियम से हम बल को गणितीय रूप में परिभाषित कर सकते हैं, तो कौन सा भाई दूसरा नियम है। और सामान्य से अगर आपसे पूछे कि गति के किस नियम के द्वारा आप बल की परिभाषा दे सकते हो, तो तीसरे नियम के द्वारा हम बल की परिभाषा दे सकते हैं। यानी एक बल के विपरीत है ना दूसरा बल भी लगता है। कभी भी बल अकेले काम नहीं करेगा, बल के पीछे भी प्रतिबल काम करता है। यानी कभी भी कोई बल अकेले नहीं लगता, हमेशा बल जो है संयुक्त रूप से लगता है, यानी बल के पीछे एक प्रतिबल लगता है। तो बल की परिभाषा हम गति के तीसरे नियम से दे सकते हैं, और बल का गणितीय रूप हम गति के दूसरे नियम के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। चलिए, तो अब इसके अंदर अपन लिख लेते हैं कि भाई संवेग संरक्षण पर आधारित है, यानी कि कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम पर ये आधारित है। अब देखो कि इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि फर्श पर चलते समय पिछले पैर से बल लगाने पर, भाई पिछला पैर अपन ऐसे ऊपर करते हैं ना, एडी से ऊपर करते हैं, तो उस पे अपन पहले बल लगाते हैं। जब उस पर बल लगाते हैं तो प्रतिक्रिया कहाँ होगी, भाई आप बल कहाँ लगा रहे हो, पीछे की ओर, प्रतिक्रिया कहाँ होगी, आगे की ओर, मतलब उसकी विपरीत दिशा में होगी ना, तो आगे की ओर प्रतिक्रिया होगी, तो आपका पैर आगे की ओर उठ जाएगा। बल आपने पीछे की तरफ लगाया, लेकिन आपका पैर आगे की ओर उठ गया। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर जो है इसका मतलब पीछे की ओर इसका झटका महसूस होना, कंधे पर झटका महसूस होना, रॉकेट प्रक्षेपण के समय तेजी से निकलने गैस जो निकलती है के प्रति प्रतिक्रिया होने के कारण रॉकेट जो है ऊपर की ओर उड़ान भरता है। ठीक है। तो ये 3-4 इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन। चलो, वो एग्जाम्पल है, फर्श पर फर्श पर चलते समय फर्श पर चलते समय पैर से पीछे बल लगाना, या हम कह सकते हैं कि फर्श पर चलते समय पिछले पैर से पैर से बल लगाने पर, पिछले पैर से बल लगाने पर प्रतिक्रिया कहाँ होगी भाई, विपरीत दिशा में होगी, तो आगे की ओर होगी, है ना। तो पिछले पैर से बल लगाने पर प्रतिक्रिया के कारण हम आगे बढ़ जाते हैं ना। पिछले पैर से बल लगाने पर प्रतिक्रिया के कारण हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं, हम आगे और बढ़ जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करूं। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई इसका एक एग्जांपल तो हो गया। दूसरा एग्जांपल, बंदूक से गोली चलाने पर, है ना, बंदूक से गोली चलाने पर या बंदूक चलाने पर, बात एक ही है ना। तो बंदूक से गोली चलाने पर गोली चलाने पर गोली चलाने पर पीछे की ओर भाई किसके कारण, प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप, है ना। तो बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर कंधे पर झटका महसूस होना। चलो कंधे पर, हाँ चलो पीछे की ओर झटका महसूस होगा, पीछे की ओर झटका महसूस होता है। हाँ, ठीक है। तो पीछे की ओर झटका महसूस होता है। समझ में आ गई ये बात। चलिए, अब इसके अलावा इसका एक एग्जांपल और कि भाई रॉकेट प्रक्षेपण के समय, क्योंकि वो ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे इसी एग्जांपल को सबसे ज़्यादा उठाया गया है कि रॉकेट प्रक्षेपण के दौरान रॉकेट का ऊपर की ओर उड़ना गति का कौन सा नियम है, गति के किस नियम के प्रभाव से है, गति की क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के प्रभाव से। तो लिखो कि रॉकेट प्रक्षेपण के समय रॉकेट प्रक्षेपण
के समय, रॉकेट प्रक्षेपण के समय तेजी से तेजी से निकलने वाली तेजी से निकलने वाली तेजी से निकलने वाली गैसों के कारण, है ना, तेजी से निकलने वाली गैसों से प्रतिक्रिया, तेजी से निकलने वाली गैसों से प्रतिक्रिया के कारण रॉकेट का उड़ना, क्या के कारण कारण का उड़ना। अब देखो कि ये जो तीनों अपन एग्जाम्पल देखे ना, इन तीनों एग्जाम्पल को एक बार अपन जो है, एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली डायग्राम से भी समझ। जैसे पहला एग्जाम्पल अपना क्या था कि जब आप पैर से पीछे की ओर धक्का लगाते हैं ना, पैर को जब आप ऐसे पीछे की ओर उठाए रखते हैं ना, पैर को जब पीछे की ओर उठाए रखते हैं तो आपका जो है अगला पैर आगे की ओर हो जाता है, अगला पैर आगे की ओर जाते हैं, तो इससे आप क्या होते हो, आगे की ओर जाते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि गन से जब आप बंदूक, है ना, गन से जब गोली आगे की ओर जाएगी, है ना, तो गोली कहाँ जा रही है भाई, गोली जा रही है इस दिशा में, बुलेट कहाँ जा रही है, इस दिशा में जा रही है ना, इस दिशा में आगे गति कर रही है, तो इसके पीछे प्रतिक्रिया कहाँ होगी, पीछे की ओर। भाई गोली जब आगे की दिशा में गई तो प्रतिक्रिया कहाँ हुई, पीछे की ओर, तो झटका भी महसूस कहाँ होगा, कंधे पे पीछे की ओर। गोली की दिशा ये है, लेकिन इस पे लगने वाला प्रतिक्रिया बल पीछे की ओर लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा, तो गोली से मतलब इस बंदूक से हमें कंधे पे पीछे की ओर झटका महसूस होता है, ऐसे, ठीक है। चलिए, उसके अलावा मैं बात करूं कि रॉकेट प्रक्षेपण की हम बात कर रहे हैं, तो रॉकेट प्रक्षेपण से क्या होगा भाई कि जैसे कि ये रॉकेट है, और वैसे तो हम रॉकेट प्रक्षेपण उनकी बात नहीं करें, तो आप पटाखों वाले रॉकेट की बात कर लीजिए ना। पटाखे वाले रॉकेट में आपको पता है कि यहाँ से एक धागा निकला हुआ रहता है, और उस पर आप जैसे तीली लगाते हो, और जैसे वो गर्म होता है उससे गैसें नीचे की ओर आती है ना, और रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो वैसे ही रॉकेट प्रक्षेपण के समय यहाँ नीचे की ओर ये गैसें निकलेगी। गैसों की दिशा कहाँ है भाई, गैसों की दिशा है नीचे की ओर, गैसें कहाँ निकल रही है, नीचे की ओर, तो रॉकेट कहाँ जाएगा, रॉकेट जाएगा ऊपर की ओर। यानी क्रिया नीचे, इन गैसों के द्वारा क्रिया कहाँ की जा रही है, नीचे की ओर की जा रही है, तो इसके विपरीत प्रतिक्रिया कहाँ होगी, ऊपर की ओर, तो रॉकेट कहाँ जाता है, ऊपर की ओर। बुलेट कहाँ निकल रही थी, इस आगे की तरफ दिशा में निकल रही थी, बुलेट के द्वारा क्रिया इधर की जा रही थी, इसके विपरीत प्रतिक्रिया कहाँ होगी, पीछे की ओर, तो झटका कहाँ लगेगा, पीछे की ओर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें ये पैर वाली सीन की, तो पैर से आप पीछे की ओर बल लगाते हो तो आपका अगला पैर कहाँ जाता है, आगे की, ठीक है, उसकी प्रति विपरीत क्रिया कहाँ हुई, आगे की ओर आपका पैर चला गया, ठीक है। तो ये हो गए आपके तीनों नियम, गति के तीनों नियम हमने देख लिए, और गति के जो ये तीनों नियम अपन ने देखे, में अपन अब समझ लेते हैं कि संवेग संरक्षित क्या है, संवेग संरक्षित कैसे होता है। देखो, इसको सही बना लूँ, बस अब समझ, हर्ष और स्पंदन चल रहे हैं, तो ये तीनों उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण क्या होता है कि घटना से पूर्व जो कुल संवेग है, घटना के बाद भी उतना ही संवेग रहता है, यानी संवेग संरक्षित रहता है। घटना से कोई घटना हुई, उससे पहले जितना संवेग था, संवेग का मान घटना के बाद भी उतना ही रहता है, इसे हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। संवेग संरक्षण एक्चुअल में क्या है, लिख ले अपन थोड़ा सा यहाँ पे। संवेग संरक्षण, वेग संरक्षण, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण को जैसा अपन ने समझा है वैसा ही लिखेंगे। यहाँ लिखो कि घटना से कुल संवेग, घटना से कुल संवेग के बराबर होगा, घटना के बाद जो संवेग होगा उसके बराबर होगा। तो घटना के बाद, घटना के बाद संवेग के बराबर होगा, यानी संवेग जो है दोनों ही दिशाओं में क्या रहेगा भाई, संवेग दोनों ही दिशा में संरक्षित रहेगा। कैसे समझना यहाँ पे कि अगर मैं बात करूं कि जैसे एक बुलेट से मतलब एक बंदूक से आपने, ये बंदूक है, ठीक है,
इस बंदूक की मैं अगर बात करूँ तो आप ये बताइए कि ये जो बंदूक है, इस गन का मैं मास क्या ले सकती हूँ? गन का मास मैं ले सकती हूँ mg। गन का द्रव्यमान क्या है भाई? mg है, ठीक है? और अगर इसके अलावा मैं बात करूँ जो गोली इससे गोली जो आप इससे निकाल रहे हो ना, गोली जो आप इससे चला रहे हो, उस गोली का द्रव्यमान क्या होगा? उस गोली का द्रव्यमान होगा अलग, ठीक है? बंदूक का द्रव्यमान, हमने उस बंदूक के द्रव्यमान को क्या लिख लिया? mg लिख लिया, ठीक है? और इधर मैं इस बुलेट की बात करूँ या इस गोली की बात करूँ, इसका द्रव्यमान अपन क्या मान सकते हैं? इसके द्रव्यमान को मैं लिख सकती हूँ एम बी, ठीक है? जी का मतलब गन, और बी का मतलब बंदूक यानी बुलेट, ठीक है? तो गन, बी यानी बंदूक, बंदूक यानी बुलेट, ठीक है? चलिए, तो देखो पहले तो इस गन का द्रव्यमान क्या? mg, और बुलेट का द्रव्यमान क्या? mv, ठीक है? अब अगर हम वेग की बात करें, किसकी बात करें? वेग की बात करें, तो गोली पर जो वेग लगा भाई, गोली आगे की दिशा में गई, तो गोली के वेग को मैं लिख सकती हूँ vb। क्या लिख सकती हूँ? vb। भाई संवेग एक्चुअल में है क्या? संवेग के लिए अभी अभी अपन ने पढ़ा कि संवेग होता क्या है? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान यदि उसके वेग से गुणनफल हो, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग का गुणनफल हो, तो वो उसका क्या होता है? संवेग होता है, ठीक है? तो यहाँ पर भाई P बराबर m इन P बराबर क्या होता है? m इंटू वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल, उसका क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो पहले हम बंदूक का निकाल लेते हैं, बंदूक का संवेग क्या है? तो बंदूक के संवेग की मैं बात करूँ, है ना, तो बंदूक के संवेग की मैं बात करूँ, तो बंदूक के संवेग के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी, और जी के यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ पी का मतलब होता है संवेग। क्या होता है? संवेग। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस बंदूक का संवेग क्या है, तो बंदूक के संवेग के लिए आप क्या लिखोगे कि भाई इस बंदूक का द्रव्यमान और इस बंदूक का वेग, ठीक है? क्योंकि जब गोली निकल जाती है तो बंदूक पे वेग लगता है पीछे की ओर, है ना, उस बंदूक के वेग से ही तो वो बंदूक पीछे की ओर आती है और आपको कंधे पे झटका लगता है। तो इसका वेग क्या कहलाएगा? एम वी, सॉरी, एम वी क्या? वी जी। वेग को हमने किससे? वी जी, ये वेग हो गया वी जी। तो अगर इधर मैं बात करूं तो इधर देखो आप, इधर बंदूक का संवेग तो क्या होगा? बंदूक का संवेग होगा ये, ठीक है? और अगर मैं बात करूं इस गोली के संवेग की, है ना, गोली के संवेग की हम बात करें, तो गोली का संवेग क्या है भाई? गोली का संवेग है बी, बी यानी बी का मतलब बुलेट, और इसका संवेग क्या होगा? एम वी बी बी, है ना, एम वी इंटू बी बी। यहाँ कुछ कर, यहाँ हमें लिखना था पी पी। क्या लिखना है? बी। पी का मतलब होता है संवेग। चलो, अब ये दोनों का संवेग हो गया। अब देखना ध्यान से कि जितने झटके से, जितने तेज गति से ये बुलेट गई आगे, जितने बल के साथ, जितना बल लगकर इस पर ये जितने वेग से ये गति कर गई गोली, उतना ही वेग इस बंदूक पे लगा पीछे। यानी जितना मतलब वो वही बात होगी कि बल के प्रति एक प्रतिबल लग रहा है ना, और वो दोनों बराबर होते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना कि जितने वेग से ये गई, उतना ही वेग का झटका हमें पीछे की ओर महसूस हुआ, यानी बंदूक पर भी उतना ही वेग लगा ना, तो वेग दोनों के बराबर, ठीक है? द्रव्यमान की बात करूं तो जो mg द्रव्यमान था बंदूक का पहला, और जो गोली का द्रव्यमान था, क्या इस जब आपने बंदूक चलाई और गोली आगे गई, तो क्या इनके द्रव्यमान में कुछ चेंज हुआ क्या? तो द्रव्यमान में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ भाई, नहीं चेंज हुआ ना। अच्छा, अब एक चीज हो कि यहाँ अगर इन दोनों में से मैं किसी को जीरो कर दूं, संवेग भी क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे अगर मैं इसका मान जीरो रख दूं, ये भी क्या हो जाएगा? इसको इससे गुणनफल करोगे तो ये भी जीरो, तो संवेग भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो संवेग यहाँ पर कोई चेंज हुआ है क्या? दोनों का नहीं हुआ ना भाई संवेग चेंज। तो यहाँ पर संवेग ही क्या है? संवेग संरक्षित है ना? तो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि अगर संवेग संरक्षित है, इसका मतलब संवेग क्या है? जीरो है। तो यहाँ पर अब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, संवेग बराबर क्या हो गया? एक बंदूक से गोली चलाने पर संवेग बराबर क्या हो गया? एम जी प्लस एम बी प्लस बी बी। भाई संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि दोनों का संवेग आपने आपस में क्या किया है? जोड़ा है। दोनों का संवेग जब आपस में जुड़ा तो दोनों का संवेग क्या हो गया? संरक्षित हो गया, ठीक है? और किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है, तो संवेग यहाँ पर क्या हो गया है भाई? जीरो हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एम जी टी जी, भाई यहाँ पर ये हम इस तरीके से भी लिख, देखो
जब आपसे केवल पूछे कि बताइए बंदूक का संवेग क्या होगा, दोनों का संवेग आपस में जुड़ा हुआ है यानी संवेग संरक्षित हो गया है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि बंदूक का संवेग क्या है, बंदूक के संवेग को ज्ञात करने के लिए जैसे आपको कोई न्यूमेरिकल दे दे और उसमें आपसे बंदूक का संवेग पूछ ले, बंदूक का संवेग ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप बंदूक का संवेग इधर लिखेंगे और यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस एम। और ये माइनस का चिन्ह तो ये प्रदर्शित करता है कि इसके प्रति विपरीत दिशा में क्या हुई है, क्रिया हुई है ना। इसके प्रति विपरीत दिशा में क्रिया हुई है, गोली आगे गई झटका पीछे लगा, तो ये माइनस के चिन्ह से भी पता चल जाता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है, यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम लग रहा है। चलो अब इसका एक जैसे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन, है ना। जैसे सपोज करो कि आपको कुछ तीन चीजें इनमें से तीन का मान दे दिया जाएगा और एक का आपसे पूछेगा। तो जैसे कि एक बंदूक का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, ठीक है, और बंदूक में फायर करने पर 40 ग्राम की बुलेट गोली 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकले तो बंदूक किस वेग से पीछे हटेगी, ठीक है। तो बंदूक का वेग पूछा है भाई, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा न्यूमेरिकल क्या है, एक बंदूक का द्रव्यमान, या ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं कि भाई एक बंदूक का द्रव्यमान, एक बंदूक का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। क्या है भाई, 40 किलो। देखो यहाँ पे किस पे दिया है, किलोग्राम में, ध्यान रखना है ना। तो एक बंदूक का द्रव्यमान 4 किलोग्राम, 40 क्या भाई, ग्राम की तो उठेगी नहीं बंदूक, सो ना। 4 किलोग्राम है, कितना है, 4 किलोग्राम है। यानी एक बंदूक का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, जिससे बंदूक से फायर करने पर, बंदूक से बंदूक से फायर करने पर बंदूक से फायर करने पर 200 ग्राम की, कितने ग्राम की, 200 क्या, 40 ग्राम की, है ना। बंदूक से फायर करने पर 40 ग्राम की, 40 ग्राम की बुलेट या गोली, 40 ग्राम की बुलेट या गोली 200 मीटर 200 मीटर प्रति सेकंड, कितने हैं भाई, ध्यान रखना, 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकले तो, के वेग से निकले तो बंदूक पर लगने वाला, या बंदूक किस वेग से पीछे की ओर जाएगी, भाई जब गोली आगे जाएगी तो बंदूक पीछे की ओर झटका देगी ना। तो बस वही पूछ रहा है कि 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकले तो बंदूक बंदूक किस वेग से बंदूक किस वेग से के अब देखो सॉल्व करें। तो भाई हमसे पूछा क्या है, बंदूक का वेग पूछा है, किसका वेग पूछा है भाई, बंदूक का वेग पूछा है, ठीक है। तो पहले तो हम जो है संवेग संरक्षण का नियम लगा देते हैं इसमें। और संवेग संरक्षण के नियम की अगर बात करें, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार भाई हमारे पास क्या क्या चीज़ें इन्होंने, क्या क्या चीज़ें जो है, मतलब किस किस का मान हमारे को इस क्वेश्चन में मिल रखा है और किसका हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था एम जी बराबर mg बराबर, अगर मैं बात करूं किसकी, अच्छा एक सेकेंड और, कि भाई एक मिनट, अच्छा क्या है, पहले गोली चल गई और फिर बंदूक का पूछा है, तो पहले तीनों मान लिख लेते हैं ना। mg बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है, mg बराबर यहाँ दिया हुआ है 4 किलोग्राम, ठीक है। बंदूक का द्रव्यमान कितना है, 4 किलोग्राम। mb की बात करूं यानी कि बंदूक की गोली का द्रव्यमान कितना है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 40 ग्राम। अब ये 40 ग्राम है, लेकिन हमें इसको सोल्व करना है तो हमें इसको किस चेंज करना है, किलोग्राम में, ठीक है। तो इस 40 ग्राम को सबसे पहले हम चेंज करेंगे किलोग्राम में, और यही मिस्टेक हो जाती है हमसे वहाँ पर एग्जाम में कि हम इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करे बिना ही डायरेक्ट सीधा आंसर निकालने की कोशिश करते, तो वहाँ मिस्टेक। देखो इस 40 ग्राम को जब किलोग्राम में बदलोगे तो ये इस तरीके से होगा, 40 इंटू 10⁻³ ये किलोग्राम, ठीक है। इस तरीके से अपन ने इसको किलोग्राम में चेंज कर लिया। एक ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना तो आता ही होगा आपको, एक ग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ 40 ग्राम को में कितने ग्राम होंगे,
40,000 ग्राम होंगे। तो यहाँ पर जो 3 जीरो है उसको क्या मैं -3 से यहाँ पर लिख सकते हैं ना, यहाँ पे इस तरीके से। तो ये 40×10⁻³ किलोग्राम। क्लियर हो गई ये बात? अब आगे बात करें कि यहाँ पर अगर गन का, है ना, इस बंदूक का वेग आपसे पूछे तो बंदूक का वेग तो हमें ज्ञात करना है, हमें निकालना क्या है भाई, बंदूक का वेग ही निकालना है, ठीक है। और बुलेट के वेग की बात की जाए तो बुलेट का वेग यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो बुलेट का वेग यहाँ पे दिया हुआ है 200, कितना भाई, 200 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलो ये दे रखा है, अब मान निकालते हैं अपन, है ना। तीन चीजें हमें दी है एग्जाम में, आपको तीन चीजें दी हुई रहेगी, एक आपको निकालना है। तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं भाई, जिसका दिया हुआ है उसको पूरा हम यहाँ पे लिखे, जैसे एम वी के दिए हुए हैं दोनों मान, तो उसको यहाँ लिख दिया। इधर हम लिखेंगे किसका, बंदूक का, है ना। तो एम जी ई, है ना भाई, क्रिया क्या हुई, बंदूक आगे निकली तो उसकी विपरीत क्रिया कहाँ हुई, सॉरी गोली आगे गई तो उसकी विपरीत क्रिया किस पे हुई, बंदूक पे हुई ना। तो ये माइनस का चिन्ह यही बता रहा है कि विपरीत क्रिया जिसकी हुई है उसको ये लिखा हुआ है ना। चलो अब देखो यहाँ पर क्या निकालना है, वीजी, तो वीजी को इधर ले आए आप, वीजी हमें ज्ञात करना है, वीजी को आप यहाँ ज्ञात करोगे। अब क्या लिखोगे फॉर्मूला में, एम वी ई बी अपॉन क्या लिखना है, एम जी, क्या लिखना है, एम जी, ठीक है। तो लिख दो एम वी का मान कितना था भाई, बंदूक जो बुलेट थी उसका द्रव्यमान कितना था, 40×10⁻³ किलोग्राम था, और इसका वेग कितना था, 200 मीटर प्रति सेकंड था, और बंदूक का कितना मान था, 4 किलोग्राम, कितना था, 4 किलोग्राम, ठीक है। अब देखो इसको जब आप सोल्व करोगे, इसको जब आप सोल्व करोगे तो 4 से 4 तो कट गया, यहाँ पे 4 से 4 कट गया, और यहाँ पे जो ये है दो जीरो से ये 10⁻³ भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस, और माइनस का क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका आंसर आएगा -2 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि -2 मीटर प्रति सेकेंड की मैं बात करूँ तो बंदूक पे पीछे वेग कितना लगा, -2 प्रति सेकेंड का जो है उस पर लगा। गोली की विपरीत दिशा में गन है इसलिए ऋणात्मक चिन्ह किया गया है। ये जो माइनस है तो यहाँ लिख सकते हो कि गोली की विपरीत दिशा में, गोली की विपरीत दिशा में, गोली की विपरीत दिशा में गन है, ऋणात्मक चिन्ह, या गोली की विपरीत दिशा में गन है, ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है। हाँ है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने आज गति के तीनों नियम कंप्लीट कर लिए हैं। गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। और गति के तीसरे नियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल का एक एग्जांपल देके मैंने बता दिया है आपको। इसके अलावा मैं बात करूँ तो अब गति के प्रकार की बात करें, किसकी बात भाई, गति होती कितने प्रकार की है ना। ऐसे तो गति के, जैसे गति के प्रकार की बात करें तो जनरल साइंस में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, पर जितने भी होता है नॉर्मली उतना हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। चलो गति के प्रकार की बात करूं तो गति होती है, यहाँ पर हम बात करें बेसिकली तो गति हो जाएगी आपकी कुछ प्रकार की। जैसे सबसे पहले मैं लेती हूँ एक विमीय गति, है ना, आपने पढ़ा होगा एक विमीय गति, द्विविमीय गति या त्रिविमीय गति, है ना, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन या 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं एक विमीय गति, है ना। एक विमीय गति जब कोई भी वस्तु सरल रेखा में गति कर रही हो, है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक विमीय गति, एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल, एक विमीय गति 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। चलिए, तो सरल रेखा पर या सरल पथ पे एक ही दिशा में गति करती हुई कोई भी वस्तु है वो किस प्रकार की गति दर्शाएगी, एक विमीय। जैसे सपोज करना कि ये एक डोरी है ना, ये एक डोरी है, ये एक डोरी है, और इस पर अगर मैं बात करूं कि कोई भी चींटी चल रही है ना, इस पर अगर कोई भी चींटी चल रही है तो वो इस अगर ये सरल डोरी है ना तो चींटी इधर आगे ही चलेगी।
चींटी ना तो दाएं की साइड जाएगी ना बाईं ओर साइड जाएगी, मतलब बिल्कुल सीधे 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 इस पे गति करती रहेगी, है ना। तो चींटी की ये गति क्या दर्शा रही है भाई, एक विमीय गति। क्या दर्शा रही है, एक विमीय दर्शा रही है, ठीक है। चींटी की ये गति एक विमीय गति हो गई। चलो इसके अलावा मैं बात करूँ कि एक समतल हो कोई, है ना, समतल फर्श हो, तो उस पे तो चींटी को क्या मिल जाएगा भाई, ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन क्या मिलेगा, चींटी अपनी मर्जी से कि दाएं भी जा सकती है और बाएं भी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं द्विविमीय गति का एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना, द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, ठीक है, टू डायमेंशनल, ठीक है। अब यही चींटी अगर इसको अपन प्लेन फर्श पे उतार दे, है ना, प्लेन उस सरफेस पे उतार दे इसको, तो ये कैसे गति कर सकती है, ये सीधे चलते 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 कभी इस तरफ दाएं ओर गति कर सकती है, कभी बाईं ओर गति कर सकती है। और आपने देखा ही है चींटियों को जब घर पे फर्श पे चलती है तो चींटियां टेढ़ी मेढ़ी गति करती आगे बढ़ती हैं। इस तरीके से ये जब दाएं बाएं जा रही है तो इसका मतलब ये चींटी किस प्रकार की गति कर रही है भाई, ये चींटी गति कर रही है आपकी प्रकार की गति कर रही है, ये कर रही है आपके टू डायमेंशनल गति कर रही है, ठीक है। इस तरीके की गति क्या कहलाएगी, द्विविमीय गति कहलाएगी। अब मैं अगर बात करूँ कि त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति कैसे है कि जैसे मान लो कि एक आपने जब चींटी या कीट, कोई भी कीट है ना, हवा में उड़े तो इसकी गति त्रिविमीय हो जाएगी। हवा में उड़ने देखो कैसे, कि जैसे अभी ये मान लो, कई ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये फर्श पर सीधे सीधे चल रही थी, कभी दाएं जाएगी कभी बाएं जाएगी या फिर स्ट्रेट जाएगी, ये तीन ही ऑप्शन इसके पास। जब सीधे जा रही है तो एक विमीय गति, तो दाएं बाएं जा रही है तो द्विविमीय गति। लेकिन अब ये ऊपर उड़ जाए तो इसका मतलब इसकी त्रिविमीय गति, ठीक है। तो गति के तीन प्रकार होते हैं भाई, त्रिविमीय, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, ठीक है। एक तो हमने डायमेंशन के आधार पर ये देख ली गति। अब एक चीज और आप समझ सकते हो यहाँ पे, ध्यान से सुन, कि जब अपन मैथ में थे तो अपन ये इस प्रकार का ग्राफ पढ़ते थे ना, ये होता था हमारा एक्स अक्ष और ये होता था वाई अक्ष, ये होता था हमारा जेड अक्ष। अब देखो कि जब चींटी एक ही सतह पर चल रही है, जब चींटी एक ही सतह पर चल रही है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर चींटी की है सरल गति है, हम कह सकते हैं चींटी केवल एक एक्स अक्ष पे गति प्रदर्शित कर, चींटी केवल एक्स अक्ष पे गति प्रदर्शित कर रही है, तो हम इसको कहते थे कि भाई ये एक विमीय गति है। लेकिन अगर चींटी मान लो कि इधर ऊपर भी चढ़ने लग जाए, है ना, या चींटी मान लो कि इधर जेड की साइड आ जाए, जेड की तरफ चले जाए, तो हम कह सकते हैं कि चींटी एक्स और वाई, एक्स और जेड दोनों दिशाओं में गति कर रही है, तो इसका मतलब द्विविमीय गति कर रही है। लेकिन चींटी अगर इस तरीके से ऊपर भी चढ़ने लग जाए, का मतलब चींटी त्रिविमीय गति प्रदर्शित कर रही है ना, तो ये होती है त्रिविमीय गति, ठीक है। चले आगे, तो एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन, और त्रिविमीय गति यानी कि थ्री डायमेंशनल गति। तो जो चींटियाँ होती है, कीट, तो त्रिविमीय गति। अब आगे बात करें, आगे मैं बात करूँ कि होती है एक आवर्त गति। क्या होती है, आवर्त गति, हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या कहेंगे, आवर्त गति की बात करें। तो यहाँ पर पहले तो हमने विमीय गति देखी और अब हम देखते हैं आवर्त गति। आवर्त का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक वस्तु किसी अन्य वस्तु के चारों ओर गोलाकार रूप में चक्कर लगाए। जैसे कि हम बात करते हैं चारों ओर चक्कर लगाती है ना, सूर्य के चारों ओर जब ये चक्कर लगा रही है इस तरीके से, क्या है, आवर्त गति, यानी पूरा एक चक्कर पूर्ण कर रही है, तो ये उसकी आवर्त गति कहलाएगी। या इसको हम कह सकते हैं क्या, पीरियोडिक मोशन। क्या कह सकते हैं, पीरियोडिक। चलो इसके अलावा भी कोई गति होती है क्या, बिल्कुल होती है। जैसे मान लो कि एक रस्सी है और इस रस्सी से मैंने एक और रस्सी यहाँ पे लटका रखी है, या ये कोई एक लोहे का पाइप है और इससे मैंने एक रस्सी बांध के यहाँ पर एक पत्थर को लटका दिया है, ठीक है। अब देखो कि जब ये इस तरीके से है तो इसका, जब इस पे कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये सरल आवर्त गति है। क्या है, सरल आवर्त गति। लेकिन ये पेंडुलम क्या करता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम ही समझ लो, घड़ी का पेंडुलम क्या करेगा, कभी इधर जाएगा, है ना, कभी इधर जाएगा और कभी इधर आएगा। इसको जब आप हिलाओगे, इस पे जब आप बल लगाओगे, जब बल नहीं लगा रहे हो तो ये सरल आवर्त गति कर रहा है। लेकिन जब आप इस पे बल लगाओगे तो कभी ये इस तरफ से मूवमेंट करेगा, कभी इधर मूवमेंट करेगा, है ना। और फिर एक स्थिति ऐसी आएगी, जैसे जैसे बल का मान कम होगा ये फिर रुक जाएगा और एक सरल में आ जाएगा, इस तरीके ना मध्य अवस्था में आ जाएगा। तो मध्य अवस्था वाली गति भी होती है ना, इसका जो ये मध्य पॉइंट है ये है ना। तो सरल आवर्त गति क्या होती है, जब कोई वस्तु किसी मध्य अवस्था के इर्द गिर्द अपनी गति को निश्चित समय के बाद दोहराए, तो ऐसी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। क्या कहलाती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। ये एग्जाम्पल किसका है भाई, सरल आवर्त गति का, सरल आवर्त गति, है ना।
वस्तु का अपनी माध्य अवस्था के इर्द गिर्द अपनी गति को निश्चित समय के बाद दोहराना, है ना। बराबर जिस समय के तक वहां जाएगी, वापस आके फिर इस समय के बाद इधर आएगी, तो ये गति लगभग दोहराती रहती है ना। तो घड़ी के पेंडुलम की गति इसी प्रकार की गति है। झूले पे कोई व्यक्ति बैठा है तो झूले से झूलने वाली गति वो भी इसी प्रकार की है। बराबर में आगे जाएगी, बराबर में पीछे आएगी। ऐसे ही आप जब किसी स्प्रिंग को दबाते हो तो बराबर में नीचे दबेगी तो उतनी ही बराबर बल में ऊपर भी उठेगी। ऐसे ही ये गतियाँ होती है सरल आवर्त गति, ठीक है। अब ये सरल आवर्त गति जो है, तो ये किस बल के कारण है ना, मतलब ये वस्तु जो है मध्य अवस्था की ओर बल का अनुभव करती है, ये करती है प्रत्यानयन बल के कारण। किसके कारण? प्रत्यानयन बल के कारण। जैसे कि मान लो कि ये एक स्प्रिंग है और इससे मैंने एक ब्लॉक को लगाया है। अब ब्लॉक को जब मैं ऊपर की ओर धकेलूंगी तो ये वस्तु एक विपरीत दिशा में बल का अनुभव करेगी। वो क्या कहलाएगा? प्रत्यानयन बल। तो वो वस्तु को वापस करने क्या करेगा? नीचे लाने की कोशिश करेगा। मैंने बल ऊपर की साइड लगाया, वस्तु को ऊपर करने की कोशिश किया, प्रत्यानयन बल उसको नीचे की ओर खींचने का कार्य करेगा। तो प्रत्यानयन बल के कारण जो है वस्तुएं मध्य अवस्था की ओर बल का अनुभव करती है। ये गतियां होती है भाई कौन कौन सी? एक द्विवीय, त्रिवीय, आवर्त गति। आवर्त गति में भी हमने देखा कि सरल आवर्त गति क्या है भाई? सरल आवर्त गति। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, झूले की गति वो सरल आवर्त गति दर्शाती। घड़ी के पेंडुलम गति और झूले की गति ये सरल आवर्त गति, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अपने गति के नियम के साथ साथ गति के प्रकार भी देख लिए और हमने ये हमारा फिजिक्स का दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। मात्रक एवं पद्धतियाँ हो चुका है और ये दूसरा टॉपिक हमारा गति के नियम ये भी कंप्लीट हो। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।